हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं विच इज वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पढ़ा। सेकंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड में हमने इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट कराए जाते हैं एक डेमोक्रेसी में और इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमने पढ़ा। ठीक है, फोर्थ में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, नॉट ओनली डेमोक्रेसी बट जो गवर्नमेंट होती है या फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसमें अलग अलग लेवल पर काम बटे हुए होते हैं, काम डिवाइडेड होता है। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस के बाद स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम के बाद क्या है, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल है, आपके मॉनिटर है क्लास के, है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, या फिर कौन है, फिर क्लासमेट है ना, सब लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो क्या है, यहाँ पर अलग अलग काम बटा हुआ है। अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाएंगे, राइट। अब वो हेड बॉय या हेड गर्ल के पास तो नहीं आएंगे, है ना। इसी तरह अगर आप में और आपके क्लासमेट में लड़ाई हो गई है, ठीक है, और बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, तो आप टीचर के पास जाएंगे, है ना, और टीचर से कहेंगे कि हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करा दीजिए, राइट। इसी तरह अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे के मैथ्स के मार्क पूछना है, ठीक है, या प्रोग्रेस पूछनी है, तो वो स्टाफ रूम में टीचर्स के पास जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि एक स्कूल है, वहां पर अलग अलग लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, है ना, स्टाफ रूम, हेड बॉय या हेड गर्ल, मॉनिटर आपकी क्लास के या फिर क्लासमेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम है स्कूल के वो बटे हुए हैं, है ना, डिवाइडेड है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एक कंट्री की बात करते हैं या फिर एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर जो काम है, फंक्शंस है, वो भी बटे हुए हैं। ठीक है, अब आपने ये जो फंक्शंस है इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा। क्या होते हैं, लेजिस्लेटर्स, है ना, लेजिस्लेटर्स यानी कि पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, है ना, कानून बनाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, यानी कि अब ये कौन होते हैं, जो पार्लियामेंट में लॉज बने हैं उन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। ठीक है, अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, बट एक जनरल आइडिया के लिए आपको बता दें। फिर हमें जुडिशरी देखने को मिलती है, यानी कि अदालत। अब ये इनका क्या काम होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी कोई लॉ है या पॉलिसी है, ठीक है, अब कौन डिसाइड करेगा, और लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, लोगों के फायदे में नहीं है, वेलफेयर में नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा कि ये सही है या गलत है। या फिर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ भी डिस्प्यूट आता है, कौन डिसाइड करेगा कि वो डिस्प्यूट में किसका कौन गलत है कौन सही है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जुडिशरी है। ठीक है, तो क्या है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो ये तीन अलग अलग डिवीजन है या फिर लेवल है जहां पर काम जो है वो बटे हुए हैं। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकिंग। देखो क्या है, 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया, जिसमें उन्होंने एक मेजर पॉलिसी का अनाउंस किया, मेजर पॉलिसी को अनाउंस किया। ठीक है, अब क्या है, ये जो मेजर पॉलिसी थी, सबसे पहले तो ये समझो कि ये ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। ऑफिस मेमोरेंडम होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन इशूड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेटिंग इट्स डिसीजन। ठीक है, जब गवर्नमेंट को अपना कोई भी डिसीजन बताना होता है या लॉ बताना होता है कि हम ये चीज ला रहे हैं या पॉलिसी बतानी होती है, तो क्या करते हैं, वो एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू करते हैं अपने ऑफिस से, और उसमें क्या होता है, उसमें कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है। इट्स लाइक अ सर्कुलर। अगर आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, स्पोर्ट कंपटीशन हो रहा है, तो स्पोर्ट रूम से एक सर्कुलर निकलेगा कि फलाना डेट को वॉलीबॉल कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये वो एक सर्कुलर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब गवर्नमेंट को अपना कोई डिसीजन बताना होता है तो दे इशू अ कम्युनिकेशन और अ सर्कुलर टाइप एंड दे कम्युनिकेट बाय दिस वे। अब ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था, ठीक है, इसके जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं उन सब पे एक पर्टिकुलर नंबर डला हुआ होता है। ठीक है, तो इस ऑफिस मेमोरेंडम पर भी एक नंबर डला हुआ था, और नीचे किसने साइन कर रखे थे, जॉइंट सेक्रेटरी ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से थे। और ये जो डिपार्टमेंट है ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है। अब देखो गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज बटी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट, इनका अलग अलग काम है मिनिस्ट्रीज का। तो एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, और इस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने साइन कर रखा था उस ऑफिस मेमोरेंडम पर, ठीक है। अब देखो क्या है ये ऑफिस मेमोरेंडम, क्या था, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। देखो ये था तो एक पेज का ऑफिस मेमोरेंडम, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन का अनाउंसमेंट किया गया था, और आगे के कुछ महीने में इस ऑफिस मेमोरेंडम पर या पॉलिसी पर काफी ज्यादा चर्चा हुआ था, डिबेट हुए थे। अब जरा देखते हैं कि ऑफिस मेमोरेंडम ऐसा क्या था, इसमें क्या पॉलिसी थी। देखो पॉलिसी ये थी कि जितनी भी सिविल पोस्ट है या सर्विसेज हैं गवर्नमेंट में, उनमें 27% वैकेंसीज को रिजर्व कर दिया था सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। देखो क्या है कि जॉब रिजर्वेशन जो था वो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब एक थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी विच वाज SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी। अच्छा, अब ये जॉब रिजर्वेशन क्या होता है। देखो जॉब रिजर्वेशन हमने जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जब कोई एक पिछड़ा हुआ वर्ग होता है समाज का, ठीक है, यानी कि कोई भी वीकर सेक्शन होता है या मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, उनके लिए कुछ वैकेंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये इसी सेक्शन के लोग फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स की जॉब निकली है और उनमें 10% जो है वो किसी एक वीकर कम्युनिटी के लिए फिक्स है, ठीक है। तो यानी वो जो कम्युनिटी है वही उसी कम्युनिटी के लोग इन 10% सीट्स को ऑक्यूपाई करेंगे या फिल करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग मार्जिनलाइज हैं, यहाँ पे वीकर कम्युनिटीज हैं, उनको फायदा मिलता है और उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है, चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर भी ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था, इसमें भी 27% वैकेंसीज को SEBC क्लास के लिए क्या कर दिया था, रिजर्व कर दिया था। हालांकि SC और STs के लिए पहले से ही रिजर्वेशन दिया गया था। अब देखो ये डिसीजन मेकर जो है, ये डिसीजन कौन लेते हैं, हमें ये समझना है। हमने ये एग्जाम्पल देखा ऑफिस मेमोरेंडम का, है ना, इस पॉलिसी का। अब ये जो डिसीजन है इसको कौन लेता है, जरा देखते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी लिए जाते हैं हमारी कंट्रीज में, उसमें कई सारे फंक्शनरीज इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के किसी एक इंसान ने अपना डिसीजन ले लिया और कह दिया कि अब इसको इम्प्लीमेंट कर दो। नो, जब हम डिसीजन लेते हैं एक डेमोक्रेसी में, पर्टिकुलरली जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो बहुत सारे फंक्शनरीज होते हैं, बहुत सारे लेवल पर डिस्कशंस होते हैं, तब जाकर काफी टाइम के बाद तब जाकर कोई एक डिसीजन इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन लेने में कौन कौन से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन होता है, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, पूरी कंट्री के हेड होते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है कंट्री के। समझ आ रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है। फिर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। याद रखना, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं, यानी कि पूरे कंट्री के हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। समझ आया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। ऑलमोस्ट जितनी भी पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं, वो कौन एक्सरसाइज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि जितने भी ज्यादातर जो पावर्स हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। और जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल हेड है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन की क्वीन है, वो क्या है, बस फॉर्मल हेड है, वो हेड है क्योंकि वो हेड है, ठीक है। मतलब कि उनके पास बहुत सारी पावर्स नहीं है। सिमिलरली इंडिया के प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है ज्यादातर कैबिनेट मीटिंग में डिसीजंस लेते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज अ कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। पार्लियामेंट जो है हमें पता है। अब तीसरा जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद तीसरा जो है पार्लियामेंट, इसमें हमें पता है कि 2 हाउसेस हैं, यहाँ पे 2 चैम्बर हैं। व्हाट इज इट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, तो हाईलाइट कर देते हैं एक बार, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा का मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर में लोकसभा में जो लोग हैं, मेजोरिटी है, उनका सपोर्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास, तो ही कैन नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर, ही और शी कैन नॉट बी अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब क्या है, these people were involved in the making of that office memorandum, ठीक है, जो हमने ऑफिस मेमोरेंडम अभी डिस्कस किया। अब हम देखते हैं
कि ये लोग किस तरह से इस ऑफिस मेमोरेंडम में इन्वॉल्व थे, किस तरह से डिसीजन में मेकिंग में ये लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था, ठीक है, ये कई सालों के इवेंट्स के बाद एक कल्मिनेशन था। फाइनली कई सालों के डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद फाइनली जो ये ऑफिस मेमोरेंडम था ये रिलीज हुआ था, ठीक है। अब ये क्या है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। तो क्या है देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाई जिसको बीपी मंडल ने हेड किया था। अब देखो मैं समझाती हूँ, बीपी मंडल सबसे पहले तो ये याद रखना, ठीक है। तो क्या है, 1979 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बनाई, यानी कि एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उस ग्रुप का काम क्या था हम जरा देखते हैं। उस ग्रुप का काम था कि जो SEBC है, ठीक है, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है इंडिया में, उनको आइडेंटिफाई करने का कोई क्राइटेरिया निकाले। अब देखो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी इंसान है वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से है? हमें कैसे पता चलेगा कि वो पिछड़े हुए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है, उसकी कम्युनिटी। तो इसका पहला काम था कि कोई ऐसा क्राइटेरिया निकाले, ऐसे रूल्स निकाले जिनके बेसिस पे हम डिफाइन कर पाए कि हाँ ये लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा था कि रिकमेंड स्टेप टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट, ठीक है। अब ये जो हमने डिटरमाइन कर लिया कि ये लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। अब हमें इनको डिटरमिन तो कर लिया, पहचान तो लिया, अब हमें इनके लिए स्टेप्स लेने हैं कि हम इनको किस तरह से आगे बढ़ा सके, इनका किस तरह से प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। ये लोग वीक ना रहे, वीकर सेक्शन थे तो वीकर ही ना रहे, हम इनको किस तरह से क्या स्टेप लिए जाए कि उनका एडवांसमेंट हो सके, ठीक है। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी, कमेटी थी, इसका काम हमने समझ लिया कि 1979 में फॉर्म हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म करी थी और इसको बीपी मंडल ने हेड किया था। इसके लीडर और हेड बीपी मंडल थे और इसीलिए इस कमीशन का नाम था मंडल कमीशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना, मंडल कमीशन। समझ आया? ओके। अब देखो मंडल कमीशन ने 1979 में फॉर्म हुई। मंडल कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट और रिकमेंडेशन थी वो 1980 में सबमिट कर दी कि देखो हमने अपना रिसर्च करी, हमने सब लोगों को ढूंढा और हमें क्या मिला, हमें ये फाइंडिंग्स मिली कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उनमें एक रिकमेंडेशन ये था, ये जो मंडल कमीशन थी इसका एक रिकमेंडेशन ये था कि ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके उठान के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए हमें 27% जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, सर्विस सिविल जॉब्स हैं, उनको हमें 27% रिजर्व कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि ये जो रिपोर्ट और रिकमेंडेशन था, ठीक है, इसको काफी टाइम तक, काफी साल तक पार्लियामेंट में डिस्कस करते रहे, डिबेट होती रही इनके ऊपर। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई जिन्होंने ये वादा किया कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि जनता दल पार्टी जो है उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसको, अगर लोकसभा में हमें मेजॉरिटी मिल गई तो हम ये जो कमीशन की रिपोर्ट है ना 27% वाली, हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, हम इसको लागू कर देंगे, ठीक है। और कब था ये? 1989 लोकसभा इलेक्शन में जनता दल पार्टी ने क्या किया? प्रॉमिस किया, ठीक है। फिर क्या है, जनता दल पार्टी की गवर्नमेंट बन गई और वीपी सिंह जो है वो क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर जब बन गए वीपी सिंह, उसके बाद काफी सारे हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिले, काफी सारी इवेंट्स और चीजें हमें देखने को मिली। जरा एक बार देखते हैं क्या थी वो डेवलपमेंट्स, ओके। द फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे, तब क्या बोला? उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का इंटेंशन है, ये जो रिकमेंडेशन है, मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करने का गवर्नमेंट के प्लान है, इरादा है, ठीक है। फिर क्या है, 6 अगस्त 1990 को जो यूनियन कैबिनेट होती है, यूनियन कैबिनेट क्या होती है? जो सेंटर होती है, सेंट्रल पावर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और जो यूनियन कैबिनेट होती है उनके आसपास के मिनिस्टर्स, ठीक है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं कैबिनेट, ओके, बट अभी के लिए आप यही समझ लीजिए, ठीक है, कि यूनियन कैबिनेट मींस प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर बेंच ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। तो क्या है, 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लिया, ठीक है, और उस फॉर्मल डिसीजन में ये जो रिकमेंडेशन थे इनको लागू कर दिया,
यानी कि 27% वाले रिजर्वेशन वाला रिकमेंडेशन, ठीक है, मंडल कमीशन का। अब क्या है कि अगले दिन जो प्राइम मिनिस्टर है वीपी सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट को बताया अपने इस डिसीजन के बारे में थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो इन दोनों हाउसेज में वीपी सिंह ने अगले दिन अपने इस अनाउंसमेंट के बारे अपने इस डिसीजन के बारे में एक स्टेटमेंट के जरिए बताया। ऐसा नहीं कि जाकर बस बोल दिया कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया, नो, हर चीज फॉर्मल होती है, ठीक है, कागजी होती है। ओके, सो व्हाट, स्टेटमेंट के थ्रू बताया, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो डिसीजन लिया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट में ये डिसीजन ले लिया गया, ठीक है, मेजोरिटी वोट्स मिल गई। अब क्या है, डिसीजन लेने के बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में भेज दिया गया, ठीक है। अभी हमने बात करी थी ना डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हम उस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, राइट, नाम सुना ही होगा आपने, सब लोग जानते हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं इन सब डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो इन सब डिपार्टमेंट में जो बैकग्राउंड रिसर्च होती है वो सब कौन करते हैं, आईएएस ऑफिसर करते हैं, ठीक है। और जो एक्शन लेते हैं या फिर ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है, वो कौन करते हैं, मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। तो क्या है, सीनियर ऑफिसर जो थे इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया, ठीक है, कैबिनेट डिसीजंस, कैबिनेट में से जो डिसीजन आया था उनके पास, उनके बेसिस पर उसके लाइन में, उसके अलाइनमेंट में एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया और मिनिस्टर की अप्रूवल ले ली, समझ आया। फिर उसी डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने अपना साइन कर दिया नीचे, ठीक है, किसकी तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और इसीलिए जो ऑफिस मेमोरेंडम का नंबर था, जैसे हर सर्कुलर पे, हर मेमोरेंडम पे नंबर डले होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो इसका नंबर था, क्या था, 3190, तो क्या था, 13 अगस्त 1990, समझ आया। तो इसीलिए ये नंबर डाला, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले कि यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, फॉर्मल डिसीजन। अगले दिन वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बता दिया कि स्टेटमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो पार्लियामेंट में बताया था स्टेटमेंट था, उस ऑर्डर को भेज दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म होता या फिर लॉ होता, कानून बना होता, तो हम उसको कहाँ भेजते, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री में, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो क्योंकि ये जॉब से रिलेटेड थी, इसीलिए इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में भेजा गया। यहाँ पर क्या किया, सीनियर ऑफिसर्स ने इस ऑर्डर को बना दिया, ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है, और नीचे उन्हीं में से एक सीनियर ऑफिसर ने अपना गवर्नमेंट की तरफ से साइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो एक ऑर्डर बन गया था, ये ऑफिशियली लागू हो गया, समझ आया। अब क्या है, अब देखो आगे, ठीक है, इट बिकेम अ हॉटली डिबेटेड इशू। अगले कुछ महीनों के लिए ये एक बहुत ज्यादा हॉटली डिबेटेड, बहुत ज्यादा मुद्दे वाली बात बन गई। अच्छा, और इसके साथ साथ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, धरने लगे, और काफी ज्यादा धरने ऐसे थे, काफी प्रोटेस्ट ऐसे थे जो कि काफी वायलेंट थे, ठीक है, काफी ज्यादा वायलेंट थे। अब क्या है, डिबेट्स ऑन रिजर्वेशन, देखो लोग इसलिए वायलेंट हो गए थे, इस पे ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे क्योंकि ये जॉब्स की बात थी, ठीक है। लोगों को ये लग रहा था कि इससे हजारों जॉब चली जाएंगी, किसके पास चली जाएंगी, एसईबीसी के पास, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के पास हजारों जॉब चली जाएंगी, ठीक है। तो उनकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिजर्वेशन के दो डिबेट्स होते हैं, ठीक है। तो हम रिजर्वेशन के एक बार जल्दी से डिबेट समझते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिजर्वेशन के डिबेट्स फॉर वाले और अगेंस्ट वाले। तो फॉर वाले में क्या था, यानी कि जो लोग रिजर्वेशन को से अग्री कर रहे थे और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, उन लोगों का कहना था कि ये जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये जो वीकर सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, इनके उत्थान के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। क्यों, वरना ये हमेशा पिछड़े हुए रहेंगे, मार्जिनलाइज रहेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा जिससे सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप का उत्थान हो, समझ आया। तो क्या है कि फॉर वालों ने बोला कि जो इनइक्वालिटीज है हमारी सोसाइटी में, उसने इस रिजर्वेशन को या फिर इस लॉ को नेसेसिटेट कर दिया, जरूरी बना दिया, ठीक है। तो ये इसलिए होना चाहिए ताकि जो पिछड़े हुए वर्ग है समाज का, उसका उत्थान हो सके, ठीक है। फिर हमारे पास है अगेंस्ट वाले लोग। अगेंस्ट वाले लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो खत्म हो रही है। क्यों, क्योंकि
भाई 27% रिजर्वेशन है तो SEBC वाले जो हैं उनके पास रिजर्वेशन है। अब जो जनरल वाले हैं, चाहे हम लोग ज्यादा काबिल हों, हमारे पास ज्यादा क्वालिफिकेशन हो, हमारे पास ज्यादा डिग्रीज हो, ठीक है, स्किल हो, लेकिन फिर भी हमें वो जॉब नहीं मिलने की, तो ये जो अपॉर्चुनिटी में एक इक्वालिटी होनी चाहिए वो खत्म हो रही है। दूसरे जो थे, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर हमने ये रिजर्वेशन ले आए तो क्या होगा कि लोगों में कास्टिज्म और बढ़ जाएगा, ठीक है। कास्टिज्म कैसे बढ़ेगा कि नॉट कास्टिज्म बट ये जो क्लास है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो SEBC वालों को लोगों में डिसयूनिटी फैल जाएगी कि SEBC वालों को रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको फायदे मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक फैक्शन सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रिजर्वेशन में डिबेट देखी, ठीक है। तो काफी ज्यादा लोग इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे हम बता चुके कि वरना हजारों जो जॉब्स है वो चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्प्यूट हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब इसको किसने सॉल्व किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो हमने क्या कहा था कि कौन बताता है कि कुछ राइट है या रॉन्ग है? हमने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो क्या है, कुछ लोगों ने और एसोसिएशन ने क्या किया, कुछ ग्रुप्स ने केसेस फाइल कर दिए थे, ठीक है, कि ये जो रिजर्वेशन है या फिर ये जो लॉ इंप्लीमेंट हुआ है, पॉलिसी आई है, इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए, ठीक है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन सारे केसेस को बंच कर दिया, एक साथ लिया है, और वो केस बना इंदिरा सोनी केस, इंदिरा सोनी एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है? तो क्या हुआ था, प्रोटेस्ट वगैरह हुए, ठीक है, लोगों ने बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिए, ठीक है, बहुत सारे केसेस थे वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन सब केसेस को एक जगह इकट्ठा किया और वो केस बन गया इंदिरा सोनी एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हमने एक स्टोरी की तरह समझा है ना, आसान है बहुत समझना, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब क्या हुआ कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट में 11 जजेस की एक बेंच बैठी, ठीक है, और उन्होंने इस ऑर्डर को वैलिड कर दिया, डिक्लेयर कर दिया विद मेजॉरिटी, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो 11 लोगों की 11 जजेस की बेंच थी, उन्होंने इसको ऑर्डर को कह दिया कि ये वैलिड है और ये लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा। समझ आया? अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पे इन कम्युनिटी से, यानी कि SEBC जो कम्युनिटी है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनमें से जो वेल टू डू पर्सन है, जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, नॉट ओनली पैसा बट वेल टू डू पर्सन है, ठीक है, तो अच्छे खाते पीते घराने से हैं, लाइक अगर कॉमन पार्लेंस में बोले तो क्या है कि उनको इस फैसिलिटी से, उनको इस प्रोविजन से, उनको इस पॉलिसी से हटा देना चाहिए, ठीक है। उनको ये क्या नहीं मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? फिर क्या हुआ, 8 सितंबर 1993 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक और ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ये जो इंस्ट्रक्शन थे इनको अपने कंसिडर किया, और जो नया ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था इसी 27% रिजर्वेशन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखा गया। समझ आ रहा है? तो इस तरह से ये वाला जो हमने क्या देखा कि सबसे पहले पार्लियामेंट में लॉ बना, VP सिंह ने भेज दिया उसको एग्जीक्यूटिव्स के पास, एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर इशू कर दिया। ऑर्डर इशू करने के बाद लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया, कुछ लोग कह रहे थे रिजर्वेशन सही है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की गलत है। फिर इसको किसने सॉल्व किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो हमने तीनों देखे है ना, कि पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर्स देखे, एग्जीक्यूटिव देखे, और थर्ड वन क्या देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट देखा, यानी कि जुडिशरी देखा। समझ आ रहा है? अच्छा, अब हमने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हमें ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इनकी क्या जरूरत है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लेजिस्लेचर्स यानी कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव यानी कि IAS ऑफिसर, सर्वेंट्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, और उनमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये सब, और जुडिशरी, ठीक है, ब्रॉडली आप समझ लीजिए। अब हमें इन सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की क्यों जरूरत होती है देखते हैं एक बार। देखो, एक डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी होता है कि लोगों को पता हो, नॉट ओनली लोगों को, हर किसी को पता हो कि वो उनकी क्या जिम्मेदारी है। एवरीवन शुड नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट। समझ आ रहा है? अब क्या है,
तो इसीलिए जैसे हमारी कंट्री एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो गवर्निंग अ कंट्री मीन्स कि बहुत सारे अलग अलग लेवल पे बहुत सारे टास्क होते हैं, ठीक है, कि जैसा हमने स्कूल का एग्जाम्पल देखा, बहुत सारे टास्क होते हैं। इंडिया यानी कि कोई सी भी डेमोक्रेसी, इंडिया के अलावा भी जो कि इतनी बड़ी कंट्री होती है, उनको गवर्न करना, इसमें भी तो बहुत सारे टास्क होते हैं, है ना। तो क्या है कि डिसीजन मेकिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज डिसीजन हो गया, डिटर्मिनिंग राइट एंड रॉन्ग हो गया, ये हमारे कुछ टास्क के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। हमने क्या देखा, डिसीजन मेकिंग कौन करता है, पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर्स करते हैं, लॉ मेकर्स। इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, है ना। और उनको राइट और रॉन्ग कौन बताता है, या फिर एक डेमोक्रेसी में किसी भी डिस्प्यूट को राइट और रॉन्ग कौन बताता है, अदालत बताती है, यानी कि जुडिशरी बताती है। समझ आ रहा है। अब देखो इन सब टास्क के लिए क्या है, काफी सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। अब इसका क्या मतलब है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, उनमें इन सब टास्क को पूरा करने के लिए, ये वाले जो टास्क हैं इनको पूरा करने के लिए काफी सारे बंदोबस्त किए जाते हैं, ठीक है, व्यवस्था की जाती है। और ये जो व्यवस्था होती है, ये जो बंदोबस्त किया जाता है, हम इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन। इन अरेंजमेंट को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन वही हो गए लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। डेमोक्रेसी तभी अच्छे तरीके से काम कर सकती है जब इन सारे इंस्टीट्यूशंस को पता हो कि इनके क्या क्या काम है और फिर ये अपने काम को प्रॉपरली फंक्शन करें। समझ आया। एक तो इनको अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे फंक्शन है, ये हमारे काम है, और फिर ये इनको जो काम दिया गया है उसको प्रॉपरली करें ये लोग, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों के, इन इंस्टीट्यूशंस के पावर्स और फंक्शन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया है कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के ये काम है और ये फंक्शन है और ये इनके पास पावर है। प्रेसिडेंट है, इनके पास ये पावर है, ये फंक्शन है, और इनके पास ये कर सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशन इन द अबव ओएम एग्जाम्पल। ओएम मींस ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। तो ये जो ओएम का एग्जाम्पल था, इसमें हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है, एंड वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, राइट। अब क्या है, इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। ये हम डेमोक्रेसी के फीचर्स में पढ़ चुके हैं कि एक डेमोक्रेसी में जो डिसीजन है वो देर में लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इन इंस्टीट्यूशन की वजह से देर लगती है। जैसे कि पहले पार्लियामेंट में डिबेट होगी, काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक डिबेट और डिस्कशन चलेगी, फिर वो एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा, फिर वो उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक ऑर्डर ड्राफ्ट करेंगे, फिर वो जाएगा, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की वजह से। लेकिन इनका एक बहुत ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि जितना डिफिकल्ट होता है या फिर जितना ज्यादा लंबा रास्ता होता है एक ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में, उतना ही डिफिकल्ट होता है एक बैड डिसीजन के इम्प्लीमेंट होने का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये डिफिकल्ट बना देते हैं एक बैड डिसीजन को इम्प्लीमेंट होने से, ठीक है। तो अगर डेमोक्रेसी में कई सारे स्तर पर, कई सारे लेवल पर क्या होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होते हैं। तो अगर कोई बैड डिसीजन होगा, कोई बैड पॉलिसी होगी, तो काफी सारे लोग अलग अलग लेवल पे उस पर पॉइंट आउट करेंगे कि तुमने ये गलत किया है और इसमें हमें इन चीजों पे ऑब्जेक्शन है। तो वो आगे नहीं जा पाएगा, है ना। वो जो बैड डिसीजन है, बैड पॉलिसी, वो आगे नहीं जा पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस तरह से बैड डिसीजन जो है वो वहीं रुक जाता है। समझ आ रहा है ना। तो ये इंस्टीट्यूशन का काम होता है और इसीलिए हमें इन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। एक डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस को पता होना चाहिए कि हमारे क्या काम है, तभी एक स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी। स्मूथ फंक्शनिंग का मतलब है, देखो इसको लिख लेते हैं, ये अच्छा पॉइंट है कि इन इंस्टीट्यूशंस को पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या काम है, तभी क्या होगा, एक स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी, ठीक है, डेमोक्रेसी की, क्योंकि सबको अपना अपना काम पता होगा। अब आप अपना एग्जाम्पल देख लें, स्कूल का देख लें। अगर स्कूल में आपको यही ना पता हो कि हमारा क्या काम है, ठीक है, टीचर्स को ना पता हो क्या काम है हमारा, प्रिंसिपल को ना पता हो, और सब एक दूसरे के ऊपर टलाते रहे कि तुम कर लो, ठीक है, तो क्या होगा, इससे हैवक मच जाएगा, ठीक है, काम सही से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे के ऊपर टलाते रहेंगे कि ये तो हमारा काम नहीं है, इसको तो तुम लो, ठीक है। तो क्या है, इसीलिए कंट्री को भी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरत होती है इंस्टीट्यूशंस की। चलो सबसे पहले हम अपने पहले इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, पार्लियामेंट, जहां पर कौन होते हैं, जहां पर हमारे लॉ मेकर्स होते हैं या फिर लेजिस्लेचर्स होते हैं, ठीक है। तो
though the decision was not taken in the parliament but the discussion and debate in the parliament shaped the decision. Exactly, ठीक है. डिसीजन कौन लेते हैं? डिसीजन लेते हैं एग्जीक्यूटिव, हम उनको आगे पढ़ेंगे. लेकिन पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होते हैं, ठीक है, मुद्दे उठाए जाते हैं, है ना. जैसे बेरोजगारी पे डिबेट हो रही है, बेरोजगारी पे डिस्कशन हो रहा है, एजुकेशन पे हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि डिसीजन इसी से बनते हैं आगे चल के. पहले डिबेट और डिस्कशन होते हैं, फिर पार्लियामेंट बोलती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर वो जो रिकमेंडेशन होता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो जाके आगे जाकर वो क्या बनते हैं, वो जाकर ऑर्डर्स बनते हैं. ठीक है. अगर कोई भी अगर पार्लियामेंट किसी भी डिसीजन के फेवर में ना हो, ठीक है, अगर पार्लियामेंट में मेजोरिटी ये कह रही हो कि नहीं ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो क्या डिसीजन लिया जा पाएगा? नहीं लिया जा पाएगा. क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में लोग ही अग्री नहीं है. ठीक है, तो द गवर्नमेंट वुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट. और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर पार्लियामेंट के लोग अग्री नहीं है तो फिर गवर्नमेंट उसको आगे नहीं बढ़ा सकती. समझ आ रहा है? पार्लियामेंट की मेजोरिटी की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है. देखो, सारी असेंबली इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. लोगों के बिहाफ पर ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, जिनको हम एमपी बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं. यही है जो लॉज को बनाते हैं. लॉज को बनाने से मतलब है कि डिस्कशन और डिबेट होती है, फिर उन लॉज को भेज दिया जाता है कि ऐसा ऐसा लॉ बनना है मिनिस्ट्रीज में. समझ आ रहा है ना? तो ये जो असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, लोगों के बिहाफ पर. इंडिया में अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट. ये भी समझ में आ रहा है कि जो नेशनल असेंबली होती है जहां पर एमपीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठकर लॉ बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, है ना. तो संसद जिसको बोलते हैं, ठीक है. और नेशनल लेवल पर तो बोलते हैं पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली. समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली की बात करूं तो क्या बोलेंगे? दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली. समझ आ रहा है ना? तो बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, एट स्टेट लेवल इट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ ये जो पार्लियामेंट होती है ये काफी पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है लोगों के ऊपर, लोगों के बिहाफ पर. किस तरह से? लेट्स हैव अ लुक. ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो लॉज को बनाने के लिए फाइनल अथॉरिटी होती है. फाइनल अथॉरिटी का क्या मतलब है? यहीं पर डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं, और फिर ये रिकमेंड करता है कि ये लिया जाना है, स्टेप्स लिए जाना है. ठीक है, तो ये फाइनल अथॉरिटी, ओके, मार्क करते चलते हैं. फाइनल अथॉरिटी हो गई फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. ठीक है, अब ये जो लॉ बनाने का काम है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको, इन असेंबलीज को लेजिस्लेचर्स कहा जाता है, यानी कि लॉ मेकर. लेजिस्लेचर, लॉ मेकर. समझ आ रहा है ना? याद भी रहेगा. ठीक है, कॉल्ड लेजिस्लेचर्स. यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं इनको लेजिस्लेचर्स कहा जाता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी पार्लियामेंट है, इंक्लूडिंग इंडिया की पार्लियामेंट, वो नए लॉ बना सकती हैं. पुराने जो लॉ है उनमें कुछ चेंजेस कर सकती हैं, और जो पुराने लॉ है उनको खत्म भी कर सकती हैं, और उनकी जगह पर नए लॉ भी बना सकती है. ओके, कौन? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कौन होते हैं? लेजिस्लेचर या फिर लॉ मेकर. और वो लेजिस्लेचर कहाँ से आते हैं? इंडिया में लोग इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि पार्लियामेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, उनके पास कुछ कंट्रोल होता है, कुछ अथॉरिटी होती है उनके ऊपर, जो लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं. ठीक है, अब कुछ कंट्री जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर ये जो कंट्रोल है, ये अथॉरिटी है, ये डायरेक्ट है और फुल अथॉरिटी है, फुल कंट्रोल है. हालांकि कुछ कंट्रीज में क्या होता है, ये पार्शल भी होता है. ठीक है, तो क्या है कि जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है, वो डिसीजन तभी ले सकते हैं एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट. अगर पार्लियामेंट ने किसी बिल को, यानी कि किसी लॉ को सपोर्ट नहीं किया, मेजोरिटी के साथ सपोर्ट नहीं किया, तो वो नहीं लॉ बन पाएगा. ये हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, तो क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी बिल या फिर कोई भी पॉलिसी तभी ला सकती है जब उसके पास पार्लियामेंट की मेजोरिटी हो, पार्लियामेंट का सपोर्ट हो. समझ आ रहा है? अच्छा, अब तीसरा पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट जो होती है, इट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव. पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव. ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज में पब्लिक मनी जो है वो तभी खर्च किया जा सकता है या फिर तभी उसको स्पेंड किया जा सकता है जब पार्लियामेंट परमिशन दे दे या फिर पार्लियामेंट सैंक्शन कर दे. समझ आ रहा है?
फोर्थ पॉइंट ये है कि जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन और डिबेट के लिए, ठीक है, पब्लिक इश्यूज पर और नेशनल पॉलिसी पर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल जो डिस्कशन है और डिबेट है वो यहाँ पर फाइनली होता है, इसके बाद कोई और लेवल नहीं है जिसपे डिस्कशन या डिबेट होते हैं किसी भी पॉलिसी को लेकर या फिर किसी भी इशू को लेकर, पब्लिक इशू को लेकर, ठीक है। पार्लियामेंट जो है इट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, वो किसी भी मैटर पर इंफॉर्मेशन ले सकती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमने हाईलाइट किया, ये पार्लियामेंट के मेजर काम है और पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस अ सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। समझ आ रहा है? अच्छा, अब देखो पार्लियामेंट भी ना 2 चेम्बर्स में डिवाइडेड है, हमें पहले से ही पता है, लोकसभा और राज्यसभा। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं उसके बारे में। मोस्ट लार्ज कंट्रीज, ठीक है, डिवाइड द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ज्यादातर जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, बड़ी डेमोक्रेसीज होती हैं, वो पार्लियामेंट के पावर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और उन 2 पार्ट को क्या कहा जाता है? उन 2 पार्ट को कहा जाता है चेम्बर्स या फिर हाउसेस। समझ आ रहा है? अब क्या है कि एक हाउस जो है वो, उसमें कौन होता है? डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव एक हाउस में होते हैं। और दूसरे हाउस में जो होते हैं वो कौन होते हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं और कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम डायरेक्टली इलेक्टेड की बात करें तो क्या है वो? लोकसभा, LS, ठीक है। और रियल पावर लोकसभा के पास ही होती है लोगों के बिहाफ पर, और जो दूसरा वाला है यानी कि राज्यसभा, वो कुछ स्पेशल फंक्शन ही क्या करती है? एक्सरसाइज करती है, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, ठीक है। चलो, ज्यादातर जो कॉमन वर्क होता है, ठीक है, किसका? राज्यसभा का। वो क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है वेरियस स्टेट का, ठीक है, जैसे दिल्ली गुजरात हो गया, दिल्ली गुजरात तो नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप साउथ का ले लीजिए, कर्नाटका केरला हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, इनमें वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना। राज्यसभा का ज्यादातर काम क्या है या मोस्ट कॉमन वर्क क्या है कि जो वेरियस स्टेट है या फिर रीजन है या फेडरल यूनिट है इंडिया में, उनके जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको क्या करें? उनका लुक आफ्टर करें, उनको इंश्योर करें कि दे आर फुलफिल्ड और दे आर एंटरटेन। समझ आ रहा है? फेडरल यूनिट का मतलब कुछ नहीं है, फेडरल मीन्स डिवाइड, पावर डिवाइड, ठीक है। तो कुछ पावर सेंट्रल के पास है, कुछ पावर फेडरल यूनिट यानी कि स्टेट्स के पास है, ठीक है। तो इनका जो इंटरेस्ट है उसको लुक आफ्टर करना इज द कॉमन वर्क ऑफ राज्यसभा। समझ आया? चलो, अब हम इस फ्लो डायग्राम को देखते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये सुप्रीम अथॉरिटी। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट समझ में आ रहा है ना, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो इसमें नो मोर देन 250 मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा 250 मेंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। लोकसभा की बात करें नॉट मोर देन 545 मेंबर, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? 543 जो है वो क्या होते हैं? 543 सीट्स होती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिमेंबर 3rd चैप्टर, ओके। तो ये हम बाद में डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है और ये हमारा, इसमें 2 डिवीजन है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। समझ आया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, वो पार्लियामेंट का पार्ट तो होते हैं लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। जितने भी लॉ बनते हैं इन हाउस में, ठीक है, इन द हाउस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हम सबसे पहले प्रेसिडेंट को देखते हैं, ठीक है। तो जितने भी लॉ वगैरह बनते हैं वो सिर्फ तभी आगे बढ़ पाते हैं, वो लॉ तभी बनते हैं जब उनके नीचे प्रेसिडेंट के साइन हो, ठीक है। समझ आ रहा है? राज्यसभा को कभी कभार अपर चेंबर भी कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है क्योंकि उसे अपर हाउस कहा जाता है। नो, डजंट मीन इट इज मोर पावरफुल। लोकसभा को कभी कभार लोअर हाउस या फिर लोअर चेंबर भी कहा जाता है, लेकिन असल में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, ज्यादा अथॉरिटी होती है, पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने राज्यसभा और लोकसभा को कुछ पावर्स दी हैं, ठीक है। सम पावर्स ओवर द स्टेट टू द राज्यसभा, बट लोकसभा एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर इन मोस्ट मैटर, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लोकसभा के पास कुछ मैटर में ज्यादा पावर होती है, ठीक है, सुप्रीम पावर, ठीक है। चलो जरा देखते हैं हम एक बार। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ
ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बनना है अगर, तो उसको दोनों हाउसेस से पास होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं पास करा तो वो लॉ बन जाएगा। नो, अगर लॉ बनना है तो राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है और लोकसभा से भी पास होना जरूरी है। समझ आया है? लेकिन अगर कोई भी डिफरेंसेस है इन दोनों हाउसेस में, तो जो फाइनल डिसीजन होता है वो किस में लिया जाता है? वो जॉइंट सेशन में लिया जाता है, जिसमें, अब जॉइंट सेशन का क्या मतलब है? इसमें जो दोनों मेंबर्स हैं, दोनों हाउसेस के मेंबर हैं, वो साथ में बैठते हैं। ठीक है, दे सिट टुगेदर इन द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, लेकिन क्या है, अभी हमने क्या देखा था, 540 समथिंग क्या है लोकसभा के की सीट्स होती है, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं 545। ठीक है, और राज्यसभा में कम होते हैं। ठीक है, तो क्या है, बिकॉज लोकसभा हैज द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, तो क्या है कि लोकसभा का जो व्यू होता है वो ज्यादातर इस तरह की मीटिंग में प्रिवेल होता है, ज्यादातर लोकसभा का व्यू ही आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मेंबर है तो मेजोरिटी प्रूव करना ज्यादा आसान हो जाता है। समझ आ रहा है? अब दूसरा ये है कि लोकसभा जो है वो मनी के मैटर में ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करती है। मनी के जब बात आती है, कंट्री के पैसे की बात आती है, तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी है। ठीक है, जब लोकसभा बजट पास कर देती है गवर्नमेंट का, या फिर कोई भी एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, ठीक है, मनी से रिलेटेड कोई भी लॉ है या पॉलिसी है, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। समझ आ रहा है ना? ठीक है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए डिले कर सकती तो सकती है 14 दिन के लिए, लेकिन और उसमें कुछ चेंजेस को सजेस्ट कर सकती है, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। ये जो राज्यसभा ने चेंजेस बताए हैं, सजेस्ट किए कि ऐसा ऐसा भी किया जा सकता है इस लॉ में, लोकसभा उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो आपने देखा कि लोकसभा में पैसे से रिलेटेड जब बात होती है, ठीक है, मनी रिलेटेड जो मैटर होते हैं, उनमें लोकसभा के पास ज्यादा अथॉरिटी है ना? अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि बजट भी प्रेजेंट हुआ है 1 फरवरी को, राइट? तो बजट प्रेजेंट कौन करता है? निर्मला सीतारमण, उन्होंने किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। समझ आ रहा है ना? तो फिर वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है। अच्छा, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? रूलिंग पार्टी जब इलेक्ट हो जाती है, ठीक है, रूलिंग पार्टी जब इलेक्ट हो जाती है तो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गए, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हो गए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गए। ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो इनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? लोकसभा। समझ आ रहा है? Only a person who enjoys the support of the majority of the member in Lok Sabha is appointed as the Prime Minister. ये हम आपको शायद पता होगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? सिर्फ वही बन पाते हैं जिनके पास लोकसभा की मेजोरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी का कौन है? नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में मेजोरिटी है, मेजोरिटी सपोर्ट है। ठीक है, कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मेजोरिटी में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया। किसके अगेंस्ट? मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, जो अभी इनकम्बेंट मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दिया कि हमें इन मिनिस्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या होता है? ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। अगर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया कि हमें इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें नहीं कॉन्फिडेंस कि अभी आगे कुछ कर पाएंगे कंट्री के लिए, ओके, लेब हैंड टर्म में समझते हैं। ठीक है, तो जो ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर दे हैव टू क्विट। ओके, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर ज्यादा पावर होती है, मनी मैटर में ज्यादा पावर होती है ना? और जो भी कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है तो उसका दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। तो हमने देखा ना कि लोकसभा में कहते तो है लोअर हाउस या लोअर चेंबर, लेकिन ज्यादा पावर लोकसभा के पास है। दे एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी इन सम मैटर। ओके, अच्छा, अब जरा हम एग्जीक्यूटिव्स देखते हैं। देखो क्या है, हमने जो ऑफिस मेमोरेंडम वाला एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने क्या देखा था? आपको याद होगा कि हमने कहा था कि उनमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के एक ऑफिसर ने, जॉइंट सेक्रेटरी ने नीचे साइन कर रखा था। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पर वील फाइंड फंक्शनरीज जो कि डे टू डे डिसीजन लेते हैं, लेकिन
लोगों के ऊपर एक डायरेक्ट पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये वही होते हैं जिनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, जहां पर IAS ऑफिसर्स एंड एटसेट्रा काम करते हैं। हालांकि इनके अलावा मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको भी एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब हमने क्या देखा कि ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो क्या है कि ये लोग क्या है, डे टू डे डिसीजन तो लेते हैं लेकिन एक डायरेक्ट सुप्रीम अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करते हैं मिनिस्टर्स की तरह। ये लोग पार्लियामेंट में जाकर डिबेट्स और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन डे टू डे डिसीजन ये लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये इनको जो भी इस तरह के फंक्शनरीज होते हैं उनको हम कहते हैं कलेक्टिवली, हम उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो कि किसी भी लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में डिस्कशन हो गया, अब वो जो डिस्कशन हुआ उसको भेज दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव उसका ऑर्डर फ्रेम कर देंगे, ऑर्डर बना देंगे और फिर उसको लागू कर देंगे। समझ आ रहा है ना? तो दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो जब हम एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं तो हमें दो तरह के एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द सेकंड वन इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, ठीक है। लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट करते हैं। समझ आ रहा है? तो इसमें कौन लोग आ गए? इसमें वो लोग आ गए जो कि हमारे MLAs हैं या फिर हमारे MP हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, फिर आते हैं हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट इनका नाम इसलिए क्योंकि ये परमानेंटली ऑफिस में रहते हैं इवन इफ द गवर्नमेंट चेंजेस, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी मान लीजिए 5 साल के बाद चेंज हो गई, इलेक्शन में चेंज हो गई, ठीक है। तो क्या है, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि IAS ऑफिसर्स, या फिर IAS ऑफिसर एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सिविल सर्वेंट एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो क्या है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लॉन्गर टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं, उनको नहीं हटाया जाता, वो नहीं हटते जब रूलिंग पार्टी हट जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ओके, तो political are those which are directly elected by the people, okay, for a specific period, directly and indirectly elected by the people, ठीक है। और permanent executive वो होते हैं जो कि एक लंबे टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, and they are called civil service, like as in civil services, and they are called civil servants। समझ आ रहा है? अच्छा, अब ये जो permanent executive होते हैं remain in office even when the ruling party changes and they assist political executive in the day to day administration। अच्छा, यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी कि मिनिस्टर्स हो गए आपके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है ना, या फिर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, दे आर असिस्टेड बाय दीज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये इन मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, इनको हेल्प करते हैं इनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। समझ आ रहा है? ओके, अब ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये सब क्या करते हैं? बैकग्राउंड रिसर्चेस होती हैं, वो बैकग्राउंड रिसर्चेस कौन करते हैं? सिविल सर्वेंट्स करते हैं, यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है। और जो मेन पार्लियामेंट्री वर्क होता है या फिर जो ऑर्डर देते हैं वो कौन देते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स देते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, व्हाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर मोर पावरफुल देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव इवन व्हेन दे आर मोर एजुकेटेड, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, वो एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन के बाद सिविल सर्वेंट बनते हैं। उसके बावजूद क्यों ऐसा है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स जो हैं इनके पास ज्यादा पावर है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि सिविल सर्वेंट्स के पास कम पावर है? देखो, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं इनको लोगों ने चुना है, ठीक है। और एक डेमोक्रेसी में जो लोगों की विल है, ठीक है, विल ऑफ द पीपल, वो सबसे ऊपर होती है। समझ आ रहा है? तो लोगों ने क्योंकि चुना है इसलिए, और लोगों की जो विल है, लोगों की जो चॉइस है वो सबसे ऊपर होती है डेमोक्रेसी में, इसीलिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इनके पास ज्यादा पावर होती है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास कम पावर होती है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो वही है, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम, ठीक है। द मिनिस्टर अंडरस्टैंड्स द ओवरऑल पिक्चर एंड नीड नॉट टू बी एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो मिनिस्टर को जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। मिनिस्टर को ओवरऑल पिक्चर समझ आनी चाहिए, ओवरऑल क्या नीड है वो समझ आना चाहिए, जनरल रिक्वायरमेंट और जनरल नीड समझ आना चाहिए। उसको जरूरत नहीं है कि उसको पर्टिकुलरली फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स या PhD हो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल